साथियों, आज हमें जो चुनावी चर्चा है उसमें हम सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं रीवा लोकसभा क्षेत्र से, उनसे हम चर्चा करेंगे। उनका नाम है गिरजेश सेंगर जी, जिनको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। अब हम साथियों समझने की कोशिश करेंगे कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है या जो वामपंथी दल हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिशा है, कौन सी नीतियां हैं, क्योंकि नीतियों से ही सब कुछ तय होता है। किस दिशा में बातचीत कर रहे हैं, हम गिरजेश सेंगर जी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनके जो रीवा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की जनता के लिए और देश की जनता के लिए उनके क्या सवाल हैं, इसके बारे में साथियों डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधी जो है गिरजेश जी से बात करूँगा, वो फ़ोन पे हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी सारी चीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो गिरजेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार आपको। पहली बात बधाई कि आपको सीपीएम ने उम्मीदवार बनाया है लोकसभा क्षेत्र से, रीवा लोकसभा क्षेत्र। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। अब आप थोड़ा ये बताएं कि जो ये चुनाव है लोकसभा का, इसमें जो है क्या एजेंडा है आपका, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या नीतियां हैं और आपकी जो वहाँ रीवा लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या मुद्दे हैं। पहले आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जरा बताएं, क्या पॉलिसी है आपकी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्पष्ट हैं कि हम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है पूरे देश भर के अंदर अभियान चला रहे हैं। और खास करके ये जो मोदी जी की सरकार है जो 2014 में आई है, और 2014 में जो इसमें जो है वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, वो पूरी तरह से झूठ और लफाजी की घोषणाएं थी। वो ये साबित हो गया है इन 5 सालों के अंदर कि इनके सिर्फ वो चुनावी जुमले थे। चाहे वो नौजवानों के सवाल पर हो, चाहे किसानों के सवाल पर हो, चाहे व्यापारियों का सवाल हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर सिर्फ ये लफाजी पूर्ण घोषणाएं करते रहे, लोगों को धोखा देते रहे और उसी धोखे के आधार पर ये पुनः सरकार पर आना चाहते हैं। तो इनकी इन नीतियों को हम जनता के बीच में बेनकाब करना चाहते हैं कि इस समय देश के अंदर जो आर्थिक नीति है, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों की आर्थिक नीतियां एक समान है। दोनों जो है पूंजी परस्त पार्टियां हैं, पूंजीपतियों को ही मुख्य रूप से ये फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। आम आवाम के लिए जो है इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है। और आप देखें पिछले 1 दशक के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, आम आवाम जो है उनके जो बुनियादी मुद्दे रहे, जो उनके बुनियादी हक रहे, उन बुनियादी मुद्दों और हकों पर किसी भी तरीके की कोई राहत इन दोनों सरकारों ने नहीं पहुंचाया है। तो खास करके मोदी की सरकार ने तो आम आवाम के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला किया है। उनको उनके ऊपर जो है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सभी जो है इन 5 सालों में तबाह हुए हैं। रोजगार का आप मेरा थोड़ा सा रोक के मेरे को बताओ, आप नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, आप अलग अलग समझाओ थोड़ा सा। नहीं, नौजवानों के सवाल पर तो इस देश के अंदर नौजवानों ने ये उम्मीद की थी 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों के लिए जो है रोजगार लाएगी, और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों के लिए जो है रोजगार के रास्ते खोलेंगे, है ना। 10 लाख लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ जो है सालाना नौजवानों को रोजगार देंगे। पर आप ये देख रहे हैं कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार जो है, जो नीतियां लाई, उससे कई करोड़ नौजवान जो है जो रोजगार पर लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। किसी एक नौजवान को इन 5.5 सालों के अंदर, 5 सालों में रोजगार के नए अवसर कहीं पैदा नहीं हुए, किसी को रोजगार मिला नहीं। जो रोजगार मिल भी रहे हैं, उन रोजगारों में कोई भी उनके जीवन की और रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे देश भर के अंदर जो है पूरा ठेकाकरण हो रहा है। हम इसके लिए पूरे देश भर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये लड़ रही है कि रोजगार के अवसर जो हैं वो स्थायी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। जो नौजवान प्राइवेट कारखानों में या किसी दूसरे जगहों पर भी रोजगार कर रहा है, जब तक वो नौजवान है, खास करके मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, और जनता के बीच में भी मेरी यही अपील है कि आज ये जो निजीकरण पूरे देश भर में हो रहा है,
हाँ, ये हाँ। निजी कंपनियां जो हैं हाँ। नौजवानों को जो है जिस तरीके के रोजगार दे रही हैं, उस रोजगार में उन नौजवानों का शोषण हो रहा है। हाँ, हाँ, 20, 22, 25 साल के नौजवानों को 1 साल 1.5 साल वो जब तक उनके अंदर ऊर्जा रहती है, क्षमता रहती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ। फिर उनको चलता बनते हैं, हाँ, है ना, हाँ। करते हैं। इस समय वो है रखो और निकालो की जो योजना सरकार ने चलाई है ना, हाँ। कि उनके लिए पहले इस बात के लिए इस देश के अंदर लड़ाई चल रही थी, आप ये समझे श्रीमान के लोगों को रोजगार का जो है स्थायी अवसर पैदा किया जाए। हाँ, हाँ, आज बिल्कुल। इसके लिए कानून थे कि 180 दिन जो जहां पर भी काम कर लेगा, हाँ। वो उस कारखाने के अंदर स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करेगा। हाँ, उन हाँ। कानूनों को ही पूरी तरह से सरकार जो है परिवर्तित करके वहां पर पूरी तरह से ठेकाकरण करने के लिए हाँ। और पूंजीपतियों को अपने मनमानी तरीके से लोगों को लूटने के लिए और उनको जब चाहे तब बिना किसी कारण के निकाल देने का अधिकार प्रदान कर रही है। इससे तो नौजवानों के सामने भीषण संकट पूरे देश के अंदर पैदा हो गया है, और इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि इस सरकार के रहते हुए इस देश के नौजवानों का भविष्य असुरक्षित है। रोजगार के अधिकार को हासिल करना है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, तो इस सरकार को इस देश से विदा करना पड़ेगा, इस सरकार को इस देश से बाहर करना पड़ेगा। तभी देश के अंदर नए मैं थोड़ा 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जैसे आपने युवा नौजवान का बात की, इसमें किसान और व्यापारी युवाओं का भी हालत कैसा है आपके आकलन से? व्यापारियों की हालत देखिए ना, व्यापारियों की पार्टी पहले कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापारियों की बड़ी हिमायती है, पर सरकार में आते साथ ही ये तो जिन जिन लोगों ने इनको समर्थन किया है ना, जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया, ये आरएसएस की विचारधारा की पार्टी है, जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया उनके साथ सबके साथ इन्होंने दगा किया। इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसा कानून लाकर पूरे व्यापारी नौजवानों को जो है उनके रोजगार को तबाह कर दिया, उनकी जीविका जो है संकट में डाल दी। आज सारे पूरे देश का व्यापारी जो है, जो नौजवान है खासकर, वो बेचारा तबाह हो गया है इसकी नोटबंदी और जीएसटी के चलते। व्यापार पूरे देश के अंदर तबाह हो रहा है। व्यापारी जो नौजवान है उनके सामने भी उनकी जीविका का संकट पैदा हो गया। तो मैं तो उन व्यापारी नौजवानों से भी और व्यापारियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अभी तक जो उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी, इन 5 सालों में आपने देख लिया कि इन्होंने सिर्फ अडानी अंबानी के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया। और इन्हें तो ये पहले तो इनका 100% एफडीआई नहीं लाएंगे ये बोल रहे थे मोदी जी, बाद में पलटी चुनाव के बाद जो है फिर 100% ला दी। धोखा किया है किसी? नहीं, मैंने तो आपसे ये निवेदन पहले ही किया कि इन्होंने जो वादे किए थे उनके सब विपरीत चले, सबको पलटी कर गए। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, आंदोलन कर रही थी कि ये जो है विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, देश असुरक्षित हो जाएगा, दूसरे मुल्क के लोग इस देश के अंदर कब्जा कर लेंगे। और आने के बाद पहले तो 51% ही थी, इन्होंने 100% कर दिया। अब दूसरा देखिए, एफडीआई तो और है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये हो गया कि ऑनलाइन व्यापार शुरू हो गया, है ना। जो छोटे छोटे व्यापारी और तमाम लोग यहाँ पर व्यापार करते थे और जीविका चलाते थे, अब तो टेलीफोन पे वहाँ जर्मनी जापान में बैठी हुई कंपनियां जो है ऑनलाइन अपना पूरे देश भर में व्यापार सारी दुनिया में फैलाई हुई है, और वहाँ पर एक कंपनी बैठकर पूरे देश भर का मुनाफा, सारी दुनिया का मुनाफा कमा रही है। तो अब तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, और मतलब छोटे व्यापारी क्या, बड़े व्यापारी भी खतरे में हैं। अभी आप समझिए, शहरों के जो बड़े व्यापारी थे वो भी खतरे में हैं। पहले जो शोरूमों में लोग जाते थे, अब शोरूम भी खतरे में, सीधे ऑनलाइन हो रहा है। तो ये एफडीआई ने तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ही तबाह कर दिया है। इसलिए व्यापारियों से, छोटे बड़े सभी व्यापारियों से मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनकी अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के व्यापार को बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा, और इसके खिलाफ इसके पास एक वैकल्पिक नीति है इस पूरे देश के अंदर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों को संसद में पहुंचाएं, ताकि उनके इन हितों के लिए संसद के अंदर ठीक तरीके से आवाज उठाई जा सके और संघर्ष करके उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनको उनके जो हक हैं उनके हकों के लिए बेहतर
नीति और बेहतर नियत से एक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की जा सके। मेरा अगला सवाल किसानों को लेकर के है। किसानों की जो हालत है आज की तारीख में देश में, वो उसके बारे में आपकी क्या समझ है? किसानों के बारे में तो हम लंबे समय से पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता भी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी होने और कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि आज पूरे देश भर में किसानों के मुद्दों को हमने एक राजनीति के एजेंडे में लाने में हम कामयाब हुए हैं। पर जो बुनियादी सवाल था, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में अपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे और इस देश के अंदर किसानों की बर्बादी को रोकना है और उनको वास्तविक तौर पर उनको लाभ पहुंचाना है, उनको आर्थिक तौर पर सक्षम बनाना है। तो इस देश के अंदर बिना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए हुए इस देश का किसान जो है सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मैं तो किसानों से अपील करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ तो मैं लोकसभा के अंदर स्वामीनाथन आयोग को लागू कराने के लिए किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले। पूरे देश भर में जो है ये जो कर्ज माफी का मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये जो झुंझुना पकड़ाया है, ये कोई झुंझुने से कोई मतलब नहीं है। आप तो संपूर्ण कर्ज माफी करो ना एक बार, पूरे देश भर में सारे किसानों का, आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपए माफ कर सकते हो। और किसानों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए का झुंझुना पकड़ा रहे हो। उसमें भी आपने क्राइटेरिया बना दी मध्य प्रदेश के अंदर कि जो व्यापारी है, कर्मचारी है, ये है, पर व्यापारी है, कर्मचारी अपनी जगह, पर वो जो किसानी से लगा हुआ है और उसकी वजह से जो तबाही हो रही, जो भी किसान है उनका सबका आप कर्जा माफ करिए और संपूर्ण कर्ज माफी हो इस देश के अंदर। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और कृषि की जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य को कम किया जाना चाहिए। बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आप इन 5 सालों के अंदर देखिए किसानों की किस तरीके से लूट हुई है कि जो उर्वरक है, जो कीटनाशक है, वो सारा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया उसका उत्पाद, और उसकी कीमत 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई इन 4 सालों के अंदर। किसानों की फसल की कीमत बढ़ नहीं रही पर कीटनाशक और इनकी सारी कीमतें बढ़ रही। तो इनकी कीमतों को कम किया जाए, लागत मूल्य कम किया जाए और उनको जो है जो भी लागत मूल्य मिल रही है उसका 50% जोड़कर जो स्वामीनाथन आयोग में कहा गया है, उसके आधार पर किसानों की फसलें खरीदी जाएं, तभी किसानों का इस देश के अंदर कल्याण हो सकता है, वो बच सकते हैं। आप ये देखेंगे इन तमाम घोषणाओं के बाद भी बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। आवारा पशुओं का सवाल है, हम तो जिस लोकसभा से लड़ रहे हैं, यहाँ पूरे जो है ये गौ भक्तों के चक्कर में इस तरीके से बड़े पैमाने पर आवारा पशु और जंगली जानवरों का आतंक हो गया है कि सारा किसान जो है अपनी फसलें छोड़कर यहाँ आप आए कभी हमारी लोकसभा क्षेत्र में, हमें खुशी होगी। आप ये देखें कि हजारों एकड़ जमीन जो है लोगों ने फसल बोई नहीं, छोड़ दिया कि हम अपनी लागत लगाएंगे, आवारा पशु खा जाएंगे। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बड़ी तबाही का कारण ये आवारा पशु हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर मैं पार्लियामेंट के अंदर संघर्ष करूंगा और इसके लिए जो है हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक चीज और मैं थोड़ा आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो पूंजीपतियों को जमीनें बांटी जा रही सरकार की तरफ से, आदिवासियों को निकाला जा रहा है जंगलों से, इसके बारे में आपके क्षेत्र में कुछ समस्या है क्या? ये नहीं, ये तो हमारा जो है आपका बिंद रीजन है, आपको ये मालूम है कि ये है हमारा रीवा लोकसभा, पर ये पूर्व जो हमारा बिंद रीजन है सीधी सतना शहडोल अनूपपुर ये लगता है। और ये सीधी शहडोल और अनूपपुर हमारा बड़ा आदिवासी क्षेत्र है ना। तो और यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो चौथर विधानसभा और सिरमौर विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आदिवासी हैं। तो हमारी ये जो सिरमौर विधानसभा का क्षेत्र है, चौथर और अतरेला, है ना, वहाँ पर जो है आदिवासियों को उजाड़ कर एक कंपनी को जमीन दे दी गई और पिछले 10 सालों से वो जमीन दे दी गई, वहाँ से आदिवासी उजाड़ दिए गए। ना आज तक वहाँ पर कोई रोजगार लग रहा है, ना कोई कारखाना लग रहा है, आदिवासी तबाह हो रहे हैं।
तो आदिवासियों को तो तबाह करने, आदिवासी तो भारतीय जनता पार्टी के कभी एजेंडे में थे ही नहीं। ये सारी जंगल की जमीनें और आदिवासियों को खदेड़ कर बड़े पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। तो हमारी तो ये शुरू से मांग रही कि जंगल की जमीन जो है वो आदिवासियों को मिलनी चाहिए, और वहां पर जो है जंगल के आसपास पर्यावरण को भी आपको बचाना है, और वहां पर जो आप बड़े बड़े उद्योग लगा रहे, पूंजीपतियों को मुफ्त में जमीनें बांट रहे हैं, उसको रोकिए और ऐसी जगहों पर उद्योग के लिए जमीन दीजिए, और उसके लिए किसानों को वाजिब मुआवजा दीजिए। मुआवजा भी नहीं मिल रहा किसानों को। तो ये सारे सवाल हैं। इसके लिए तो हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में लड़ रही है। यहाँ भी हमारा आंदोलन चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अंत में जो आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसके कुछ सवाल हो तो वो भी आप बताएं, क्या होंगे? नहीं, यहाँ पर मेरे मुख्य सवाल ये हैं, जिस मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, कि हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी थे। हम सारे लोग जो है उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से राजनीति में आए, और उनकी विचारधारा की जो राजनीति है, उस राजनीति को हम इस पूरे बिंदु क्षेत्र के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। उनकी राजनीति सामंतों, पूंजीपतियों और जो शोषक वर्ग है, उस शोषक वर्ग के खिलाफ उन्होंने सारा पूरा अपना जीवन जो है संघर्ष में लगा दिया। और उनके संघर्षों के बाद इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक संघर्ष की राजनीति विकल्प के रूप में उतरी। वही मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक ऐसी राजनीति इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो संघर्षों की राजनीति हो, आम जनता की राजनीति हो, नौजवानों की राजनीति हो, किसानों की राजनीति हो, और वो जो है अपने प्रतिनिधि को अपने आसानी से अपने बीच में जो है महसूस कर सके। ये इस पूरे क्षेत्र की राजनीति जो है वो धन्ना सेठों, पूंजीपतियों, बड़े बड़े ठेकेदारों के घरों में कैद हो गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये दोनों दलों के बीच में कैद हो गई है। इसको हमें निकालकर जनता के बीच में ले जाना है। पहली मेरी प्राथमिकता ये है। दूसरी ये है कि शास्त्री जी की ओर से जो योजनाओं के लिए संघर्ष किया गया था, और मैं आपकी जानकारी में ये बता दूं कि यमुना प्रसाद शास्त्री पहले इस देश के ऐसे पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं कि उन्होंने रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए, इसके लिए पार्लियामेंट में वो बिल ले आए थे। और हम पार्लियामेंट में पहुंचे तो हम ये वादा करते हैं इस रीवा जिले की जनता से कि इस बिल के लिए जो उन्होंने जो है उस दौर में बिल ले आए थे, उस बिल के लिए हम संघर्ष करेंगे, और देश के नौजवानों का रोजगार का अधिकार संविधान के अंदर मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, उसके लिए हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे। बाणसागर की जो योजना वो इस रीवा जिले के अंदर लाए थे, बाणसागर की योजना गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे। उस योजना को हम पूरा करने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे। जहाँ आवारा पशुओं का सवाल है, आवारा पशुओं के लिए भी जो है हमारे एक संघर्ष करेंगे कि उसके लिए एक ऐसी नीति बनाई जाए, एक ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जिससे कि इसका स्थायी समाधान हो, जिससे किसान जो है पूरी तरह से निर्भीक होकर, आजाद होकर अपनी फसलों को बो सके, अपनी फसलों को कर सके। और तीसरा जो है मेरा जो है यहाँ पर नौजवानों के सवाल पर मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर रोजगार का बड़ा संकट है। नौजवानों के लिए जो है यहाँ पर नए रोजगार पैदा करने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जाए। जो यहाँ पर उद्योग हैं भी, उन उद्योगों पर जिस तरीके से लूट हो रही है, जिस तरीके से मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे। और जो इन प्राइवेट इंडस्ट्रियों में निजीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, और उस निजीकरण के खिलाफ हमारी पूरे देश भर में हमारी पार्टी की ओर से मुहिम चल रही है। यहाँ पर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इस निजीकरण की नीति को पलटा जाए, और न्यूनतम जो है हर ठेका मजदूर को भी 18,000 रुपए जो है न्यूनतम मजदूरी मिले। कारखानों में काम करने वाले मजदूर को स्थायी मजदूर के रूप में रखा जाए। ये जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया है, उन श्रम कानूनों के परिवर्तन को वापस लिया जाए, मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया जाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे इस क्षेत्र के अंदर, कि नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को जो है आवारा पशुओं से आजादी मिले, बाणसागर का पानी जो है नहरों तक जाए। इन सारे मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस रीवा जिले की जनता अच्छा, एक चीज
हाँ, एक तो थोड़ा मैं थोड़ा एक चीज और जुड़वा दूं आपको कि स्कीम वर्कर है ना, आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये इनके लिए भी न्यून इनके ये स्कीम वर्कर्स के का भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। स्कीम वर्कर्स के लिए तो हमारी मांग है कि इनको सबको स्थायी किया जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं स्कीम वर्कर्स के लिए कि इनको सबको स्थायी किया जाना चाहिए। ये तो हमारा मुख्य एजेंडा है ही। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, मैं मतलब आपके माध्यम से रीवा जिले के अपने तमाम प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं से कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो एक संघर्षों की राजनीति करती है ना, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है, एक संघर्ष के विकल्प की राजनीति को इस क्षेत्र के अंदर वो पैदा करें। हंसिया हथौड़े सितारे के निशान पर इस बार बटन दबाकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाएं, ऐसी मेरी आम मतदाताओं से अपील है, ताकि इन मुद्दों को हम ठीक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर संघर्ष कर सके, आम जनता के हितों को जो है यहाँ आम जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सकें। ऐसी हम तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं और आग्रह है कि उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं उनके बीच में लगातार संघर्षों में हूँ। उनके हर सुख दुख में, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, यहाँ पर मजदूरों के बीच में हम बड़े लंबे समय से संघर्षों में शामिल हैं। उनका सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा और ये जो धनबल की और सांप्रदायिकता की राजनीति है, इसको हमारे रीवा जिले की जनता नकारेगी। थैंक यू, थैंक्स आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही बेबाकी से अपने सारे सवालों को उठाया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा को बताया, इसके लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक्स। ओके, थैंक्स। साथियों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे गिरजेश सेंगर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने राष्ट्रीय स्तर के सवालों को, उसके बाद से फिर रीवा लोकसभा सीट के उनके क्या मुद्दे हैं वो बात हमारे सामने रखी। अंत में जनता से वोट का अपील किया। आपसे हमारा गुजारिश है कि इस वीडियो को सुने आप। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो रीवा लोकसभा के खासतौर से मतदाता हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को सुने, और पूरी लोकसभा के जो मतदाता हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, रीवा लोकसभा क्षेत्र में इस वीडियो को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि ये वीडियो जो उनकी बात है, इस बात को आम जनता तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गिरजेश सेंगर जी, इनका क्या एजेंडा है, ये क्या चाहते हैं। तो साथियों, इसी अपेक्षा के साथ कि हमने आपको रूबरू कराया, हम अगले वीडियो में हम नए उम्मीदवार के साथ, नए लोकसभा क्षेत्र से जो है नए उम्मीदवार के साथ आपको लेके आएंगे, और आपको उनका क्या एजेंडा है इसको आपको हम बताएंगे साथियों। तो आज की हमारी चुनावी चर्चा यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।